आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कोरोना संक्रमण के बीच आज हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। शाही स्नान है ये, आज आखिरी शाही स्नान। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कोरोना के चलते कम संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। सभी 13 अखाड़ों ने प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान किया है। स्नान के वक्त कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हुआ है। शहर के शाही यात्रा रूट को छोड़कर सभी क्षेत्रों में आवाजाही रहेगी। मेला प्रशासन और पुलिस बल घाट पर तैनात रहे। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं। महाकुंभ 2021 का ये आखिरी शाही स्नान। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कोरोना के चलते कम संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन पर्व अपने आप में सनातन परंपरावादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो प्रति माह पड़ने वाली पूर्णिमा भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र तिथि होती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा विशेष तौर पर हमारे हिंदू जो मास होते हैं उनमें प्रथम मास चैत्र मास होता है, उसकी प्रथम पूर्णिमा होती है। इसलिए सभी सनातन परंपरावादी लोग इस दिन बहुत ही उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाते हैं। पहले सुबह पवित्र नदियों में, विशेष तौर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर ही स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ का शाही स्नान है। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनके पास चलते हैं। सुमित, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल कर आई, क्योंकि शाही स्नान, आखिरी शाही स्नान, और मजबूरी में जब हम हुजूम देखते थे संतों का और लोग इंतजार करते थे इस नजारे को देखने के लिए, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच आज बहुत ही कम संख्या में साधु संत हर की पैड़ी पर पहुंचे स्नान करने के लिए। तशी आणली तर राज्य सरकार कुठेही हर की पौड़ी क्षेत्र को सुबह 9:30 तक के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खाली छोड़ा गया था और उसके बाद में आम श्रद्धालुओं को किसी तरह से हर की पौड़ी क्षेत्र पर पाबंदी थी। वो हर की पौड़ी के अलावा दूसरे घाटों पर स्नान कर रहे थे, लेकिन सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यह कि कोरोना का संक्रमण के चलते यहाँ जो भीड़ अमूमन देखने को मिलती है वो भीड़ नहीं थी। और उसी के बाद जब शाही स्नान के लिए जब साधुओं का जो क्रम चला स्नान करने का, वो भी प्रतीकात्मक रहा। अमूमन ऐसा नहीं होता। इसके लिए लगातार जो क्षेत्र के लोग भी और सब भी एक हुजूम की तरह लोग संतों का स्वागत करने के लिए खड़े होते थे। लेकिन अब जो ये आज का जो शाही स्नान है ये बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु और संतों के द्वारा किया गया। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा अपने 40-50 साधु संतों के साथ यहाँ पर हर की पौड़ी पर पहुंचे। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर पहुंचकर स्नान किया। उसके बाद उसी क्रम में जूना अखाड़े के साथ में अग्नि अखाड़ा, हवन अखाड़ा और आपके जरिए समझना चाहेंगे, जब हमने देखा था पहले भी इसी तरीके की अपील प्रशासन ने की थी। हालांकि अब तो हम देख रहे हैं कि जब संक्रमण चरम सीमा पर पहुंच गया है, इतने हालात बिगड़ गए हैं, तो लोग खुद सचेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछली बार अपील के बावजूद भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार स्थिति कैसी है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और व्यवस्था कैसी की गई है? क्योंकि कहा गया है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, जो उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर सख्त तौर पे अब पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि आरटीपीसीआर के नेगेटिव के रिपोर्ट के जो नहीं लेके आ रहा उसको एंट्री नहीं दी जा रही थी। ये व्यवस्था पहले से भी बनी हुई थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण जो शाही स्नान के 12 अप्रैल और 14 अप्रैल के बाद जो लगातार बढ़ा, उसको लेकर सभी के मन में एक भय का माहौल भी बन गया था। और उसके बाद में कुछ जो सन्यासी अखाड़े थे, सन्यासी अखाड़ों ने अपने कुंभ के समापन की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन वो उनमें से भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे जो संत जो स्नान करना चाहेंगे वो भी प्रतीकात्मक तरीके से 40 से 50 संत पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। तो आज का जो क्रम है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी भी अपील की गई थी, तो उसको भी इन्होंने स्वीकार किया। तो उसको चलते इसी स्नान में काफी कम संख्या में संत भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालु तो अमूमन यहाँ पर क्योंकि अखाड़े जो जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों ने भी अपने जो श्रद्धालु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन सबको पहले से ही मना कर दिया था कि ये इस स्नान में ना पहुंचे। और उन्होंने पहले ही सबको मना कर दिया था। तो इसी के चलते इसमें सिर्फ संतों ने ही भाग लिया और कोई भी जो उनके अनुयायी है वो इस स्नान में नहीं पहुंचे।
और इसी क्रम में आज ये स्नान की प्रक्रिया चल रही है और इस स्नान को लेकर काफी हद तक जो कोरोना की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, क्योंकि जो कुंभ का स्नान होता है बड़ा भव्य और दिव्य होता है और इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु और लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पहुंचती है। ईश्वरीय निमंत्रण के तहत देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना का साय में जो इस कुंभ हो रहा है, तो इसके चलते भी जो 14 अप्रैल के बाद की स्थिति लगातार बदल गई है। हरिद्वार में भी उस तरह की भीड़ नहीं है। अमूमन हर की पौड़ी का क्षेत्र पूरी तरह से खाली रहता है, इक्का दुक्का लोग ही स्नान करते हैं। अभी पीछे जो रामनवमी का स्नान था उसमें भी बहुत कम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया था। जो आज का स्नान है, कोविड ने एक अलग तस्वीर दिखाई है जो हमने कुंभ की कभी नहीं देखी थी। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन क्योंकि संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लिहाजा जान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त इन तमाम भीड़ की जगहों से दूरी बनाई जाए। लेकिन फिर भी आखिरी शाही स्नान, तमाम साधु संत पहुंचे हैं। लगभग 100 साधु संत पहुंचकर प्रतीकात्मक तौर से शाही स्नान पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, 18 से 45 साल के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। लगभग 450 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा, जो कि सरकार वहन करेगी। तो ये बड़ी खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 18 से 45 साल के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। लगभग 450 करोड़ रुपए का खर्च यहां सरकार ही वहन करेगी। तो 450 करोड़ तक का खर्च आएगा, जो कि सरकार ही वहन करेगी। लेकिन अब जो है 18 से 45 साल के सभी लोगों को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। पौड़ी में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 333 नए मामले पौड़ी ब्लॉक में सामने आए हैं और यमकेश्वर में 50 नए मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर पौड़ी से आप देख रहे हैं, क्योंकि हालात हर जगह बिगड़ते जा रहे हैं, हर जगह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लिहाजा पौड़ी में भी ऐसी स्थिति दिखाई दी है। पौड़ी ब्लॉक में 10, यमकेश्वर में 50 मामले सामने आए हैं। तीन 333 नए कोरोना के मामले यहां सामने आए हैं। पौड़ी से खबर आप देख रहे हैं। पौड़ी ब्लॉक में 10, यमकेश्वर में 50 मरीज मिले हैं। पौड़ी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 333 नए कोरोना के मरीज यहां से सामने आए। पौड़ी ब्लॉक में 10, यमकेश्वर में 50 मरीज मिले हैं। (333) नए कोरोना के मरीज यहां से सामने आए हैं। पौड़ी ब्लॉक में 10, यमकेश्वर में 50 मरीज मिले हैं। पौड़ी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये ताजा तस्वीर हम पौड़ी की आपके सामने रख रहे हैं। मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मुकेश, लगातार अब यहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। 333 नए मामले सामने आए बीते 24 घंटे में। अब किस तरीके से प्रशासन सख्ती बरत रहा है? तो 33 नए मामले आज की डेट में, आज के दिन में ये पौड़ी जनपद में नए आए हैं। लगातार कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो पहाड़ी इलाकों में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ाई है, मगर दोहरी नीति यहाँ पर जिला प्रशासन की देखने को मिल रही है कि जिला प्रशासन ने जो मैदानी इलाकों में वहां पर तो 2 बजे के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया है, मगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जो हमारे उच्च अधिकारी है उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का कर्फ्यू लागू नहीं किया सकता, मगर लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में अब जो कोरोना के सक्रियता है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की दोहरी नीति कोरोना को काबू करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। तो जिला प्रशासन को देखना होगा कि पहाड़ी इलाकों में भी गंभीरता से देखा जाए, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सिविल अस्पताल में 14 वेंटिलेटर मशीन रखी है, मशीनों का संचालन नहीं हो रहा है। 2020 में ये वेंटिलेटर मशीन खरीदी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही
जनता भुगत रही है। वेंटिलेटर के बिना लगातार मरीजों की जान जा रही है, लेकिन ये देखिए धूल फांक रहे हैं ये वेंटिलेटर। यहाँ पर जो किसी की जान बचा सकते हैं वो वेंटिलेटर यहाँ बेकार पड़े हैं। अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि वेंटिलेटर मशीन चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ के अभाव में ये वेंटिलेटर, ये बेड किस तरीके से धूल फांक रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब मरीजों को इनकी जरूरत है, एक एक बेड के लिए लोगों की जान जा रही है, तब ये वेंटिलेटर यहाँ बेकार पड़े हैं। पानी की टोटी नहीं है कि हमने खोल दिया मरीज के आगे, पानी निकल गया, पानी पी लिया उसने। वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का हमारा लगातार वो चल रहा है काम, और बहुत जल्दी ही हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है। उसके लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा हमें स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए उसको चलाने के लिए। तो कोशिश लगातार चल रही है, और भारत सरकार के द्वारा जिस कंपनी को कार्य दिया गया था उसके द्वारा कभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, और अभी भी मेरे द्वारा लगातार उनको बार बार बोला जा रहा है, और उनको बहुत सख्ती से बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण करके दें। और उसमें रुड़की भी उन्होंने लिया है, क्योंकि रुड़की इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे जिस तरीके से फैल रहा है, सरकार पूरी तरह संज्ञान में ले रही है मामले को। कोई सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, सबसे बड़ा सवाल है कि आज देश भर में किल्लत ही इसी बात की है कि बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हालत देखिए हरिद्वार के इस अस्पताल की कि यहाँ सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। यानी कि अस्पताल फिर भी जान दे रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की जान जा रही है। बिल्कुल फातिमा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये वेंटिलेटर ये भी नहीं है कि ये जो सेट है आईसीयू के जो सेट है, ये ऐसा भी नहीं है कि अभी फिलहाल में यहाँ पर आए हो या खरीदे गए हो। ये पिछले साल खरीदे गए सेट है, ये वो पिछले साल से लेकर अब तक इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं गई, इनको सुचारू रूप से चलाया नहीं गया। और हालांकि बात करें तो अगर हरिद्वार में वेंटिलेटर बेड के लिए और आईसीयू के लिए बड़ी जद्दोजहद है। ना तो यहाँ पर बेड है वेंटिलेटर वाले, ना कुछ ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से जो कोई अगर क्रिटिकल जो पेशेंट होता है उसको हायर सेंटर भेजा जाता है। और हायर सेंटर की भी हालात ये है कि देहरादून में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या है वहां भी 10 की 10 है। तो उनको फिर वापस ही मजबूरन जब वहां पर एडमिट नहीं होते, वापस ही यहाँ हरिद्वार में वापस भेजा जाता है। इसके चलते, इस तरह के चलते कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर, इन वेंटिलेटर की तस्वीर को देखकर एक सवाल खड़ा हो जाता है, मन में एक टीस भी रहती है कि अगर सुविधाएं होने के बाद भी अगर सुविधाएं ना मिल पाना, एक बहुत बड़ा सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जिला प्रशासन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। जो निश्चित तौर पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी अस्पताल खाली है, फिर भी अस्पताल के बाहर अगर मरीज जान दे देता है तो ये बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से है। शराब की दुकानों पर एसओपी नहीं हो रहा है। शराब की दुकानों पर सरकार की एसओपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकानदार रात 10 बजे तक भी शराब बेच रहे हैं। दुकानों पर सेल्समैन ओवर रेट के साथ शराब बेच रहे हैं। दुकानों पर सेल्समैन ओवर रेट के साथ शराब बेच रहे हैं। रुड़की से खबर आप देख रहे हैं। शराब की दुकानों पर एसओपी का पालन नहीं हो रहा है और शराब की दुकानों पर लगातार सरकार की एसओपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुनील पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए इस खबर के साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, सबसे बड़ा सवाल, जब हमें दिखाई दे रहा है तो प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमारे कैमरे में कैद हो जाता है तब भी आंखें नहीं खुलती हैं क्या प्रशासन की? क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर देखा जाए, जब तक जो शराब की दुकानें हैं, जो राज्य के अंदर 2 बजे तक के बाजारों को खोलने का समय दिया गया था, उसके में भी जो है शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोला जा रहा था। उसमें भी सवाल इंसान खड़े हो रहे थे कि शराब की दुकानों को आखिर छूट क्यों मिली हुई है 11 बजे तक। लेकिन जैसे अभी 2 दिन पहले सरकार ने एसओपी जारी किया है, गाइडलाइन जारी की है कि जो शराब की दुकानें हैं वो भी बाजार के साथ साथ 2 बजे ही बंद हो जाएगी। उसके बावजूद शराब माफिया है, जो आगे सेल्समैन है, वो सरकार की जो एसओपी
अधिकारी हो रखी है उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। लगातार जो है ऐसी तस्वीरें हर बार सामने निकल के आती है, लेकिन ये हमारे अपने कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि 2:30 बजे जब हम लोग वहां पर पहुंचे, हमने देखा काफी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। तो हमने जब भाग जाकर कैमरा चलाया तो उस समय सेल्समैन ने दुकान का शटर डाला, जिसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन जब हमें रात को सूचना मिली तो हम रात को जब पहुंचे तो देखा गया कि रात के 10 बजे से भी छोटी खिड़की के अंदर से वहां पर शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर के हमारे द्वारा जो है जो डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो इनके अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी सूचना दी गई है, क्योंकि जो लोकल अधिकारी है उनको कोविड हो रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी सूचना देने के बाद भी अभी तक जो को कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए देखा जा रहा है जिस तरह से सरकार की नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको एसओपी का जहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, उसको देखते लग रहा है कि जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं राज्य के अंदर, उनको और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं सेल्समैन जी। सपना, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रुड़की से खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर दुकानों पर सेल्समैन इस तरीके से धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं और एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं। मसूरी से आपको खबर बताते हैं, कोरोना काल ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं व्यापारियों की, और मसूरी में व्यापारियों के लिए, होटल कारोबारियों के लिए मुश्किलात खड़े होने लगे हैं। वहीं टैक्सी व्यवसायियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी होने लगी है। पर्यटकों की आवाजाही न होने से व्यवसाय ठप हो रहा है। टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष ने भी सरकार से मांग की है व्यावसायिक वाहनों के साथ टैक्सी संचालकों की मदद की जाए। टैक्सी संचालकों के 2 साल के रोड टैक्स को छूट मिले, साथ ही टैक्सी संचालकों की आर्थिक मदद भी की जाए। भांति इस बार तो उससे भी ज़्यादा अधिक लोगों पे प्रभावित हो गए हैं। लास्ट ईयर लोगों के लिए इतना वो नहीं था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोगों का थोड़ा बहुत अपना था, लोगों का बैंक बैलेंस भी था, जो भी समझा जाए। परंतु इस बार बिना लॉकडाउन के भी लॉकडाउन से अधिक बुरी स्थिति हो गई लोगों की। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के अपने गाड़ियों की किस्त देने के लिए लोगों के पास कुछ भी, स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे भी खुद रोना आ रहा है कि लोगों की कैसे मदद की जाए और क्या किया जाए। अभी स्थिति इतनी भयानक है कि मैं लास्ट ईयर पूरा सचिवालय में सीएम साहब के यहाँ वहाँ जाता रहा, परंतु इस बार इतना डर है कि अगर मैं भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं क्या पता मैं भी उसकी चपेट में ना आ जाऊँ कोरोना की। तो सरकार से मैंने गुहार लगाई, मैंने लेटर दिया है, और मुझे अभी नेक्स्ट वीक में शायद मुझे या इसी हफ्ते में मुझे बुला लेंगे सीएम साहब। मेरी वार्ता हुई थी फ़ोन पे कि मैं बुलाऊंगा और आप लोगों की बात पे कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। लास्ट ईयर की भांति इस बार तो उससे भी ज़्यादा अधिक लोगों पे प्रभावित हो गए हैं। लास्ट ईयर लोगों के लिए इतना वो नहीं था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोगों का थोड़ा। खबर हरिद्वार से है, अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हुई है। बैरागियों ने सन्यासियों से सभी संबंध तोड़ दिए। बैरागी अखाड़ों ने अलग से गठन कर लिया है। अखिल भारतीय वैश्य अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है। श्रीमंत रामकृष्ण दास नगरिया को भी परिषद का अध्यक्ष चुना गया है।